महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये सर्वात गाजलेल्या दोन घटना म्हणजे शरद पवारांनी केलेला पुलोदचा प्रयोग आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी। या दोन्ही घटना या पवारांशी जोडल्या गेल्यात आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राला कायम प्रश्न पडत आलाय की त्या पहाटेच्या शपथविधीची कल्पना शरद पवारांना होती की नव्हती। पण या प्रश्नाचं उत्तर एबीपी माझाला सुमारे 2 वर्षांपूर्वीच मिळालं होतं। नागपूरमध्ये 17 जानेवारी 2021 ला आयोजित एका खासगी कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांची एक मोकळी ढाकळी मुलाखत एबीपी माझाच्या उपकार्यकारी संपादिका सरिता कौशिक यांनी घेतलेली होती। या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीसांनी गौप्यस्फोटांमागून गौप्यस्फोट केले होते, पण ती मुलाखत तेव्हा ऑफ द कॅमेरा होती, म्हणजेच कोणत्याही वाहिन्यांचे कॅमेरे या मुलाखती दरम्यान लावण्याची परवानगी नव्हती। त्यामुळे या मुलाखतीचं प्रसारण करणं हे पत्रकारितेच्या नियमांना धरून नव्हतं। त्यामुळेच एबीपी माझाने ही मुलाखत प्रसारित केली नव्हती। पण कालच देवेंद्र फडणवीसांनी पहाटेच्या शपथविधीबद्दल आपलं मौन सोडलं आणि त्यामुळेच ज्या एका कॅमेऱ्याला ही मुलाखत रेकॉर्ड करण्याची परवानगी मिळाली होती त्याच मुलाखतीचं प्रसारण आता आम्ही करण्याचा निर्णय घेतलाय। या 2 वर्षांपूर्वीच्या मुलाखतीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी आताच्या दाव्यांपेक्षा मोठे गौप्यस्फोट केलेत। त्यामुळे त्या दिवशी नेमकं काय घडलं? शरद पवारच या शपथविधीचे सूत्रधार होते का? शिवसेनेशी फारकत घेण्यासाठी काय कारण ठरलं? अशा अनेक स्फोटक प्रश्नांची तितकीच स्फोटक उत्तरं दिली आहेत देवेंद्र फडणवीसांनी या मुलाखतीमध्ये। पाहूया। देवेंद्र जी, एक चीज आपके बारे में कही जाती है और वो ये है कि यू आर एन एक्सट्रीमली कॉशियस पर्सन एंड दैट हैज बीन योर स्ट्रेंथ इन पॉलिटिक्स। बट टुडे आई विल रिक्वेस्ट यू टू थ्रो कॉशन टू द विंड बिकॉज all our members have also packed their mobiles in envelopes and today we are looking forward to a candid conversation. देवेंद्र जी, एक सुबह सुबह वो जो सरकार बनी थी वो कैसे गिरी ये तो आपने कई फोरम्स पर बताया है, लेकिन हम आज ये जानना चाहेंगे कि ये जो अनएक्सपेक्टेड अलायंस था या ये सरकार गठन होने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी? किसने पहला कदम आगे बढ़ाया? हु मेड द फर्स्ट मूव? हु वुड हुम? कैसे हो पाया ये सब? क्योंकि उन दिनों सारे कैमरे, सारी नजरें अगर देखा जाए तो आप पर थे, फिर भी आपने रातों रात ये कैसे किया? मैंने ऐसा क्यों किया? ये भी एक सवाल उठता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजनीति जो है वो एथिकल होनी चाहिए, पर एथिकल पॉलिटिक्स के लिए राजनीति में आप जिंदा भी होने चाहिए। इफ यू डाई इन पॉलिटिक्स देयर कैन नॉट बी एथिकल पॉलिटिक्स एट ऑल। जब हम लोग चुनकर आए और चुनकर आने के बाद while we were negotiating with Shivasena, at one moment we realized that they have already decided to go with NCP and Congress. और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद हमको लगा कि हमको भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा और करीब करीब 10-12 दिन उसमें चले गए थे और इसलिए हमने विकल्प के तौर पर कांग्रेस के साथ तो हम नहीं जा सकते थे, हमने एनसीपी के साथ बातचीत की और उस समय भी प्रस्ताव एनसीपी की तरफ से ही आया था और करीब करीब हमारी बातचीत फाइनल भी हुई। हम लोगों ने सरकार बनाने की सारी कवायद भी पूरी की। वी कंक्लूडेड द नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग विच पोर्टफोलियोज, उसके साथ साथ विच गार्डियन मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें फाइनल हुई और एंड नॉट विथ अजित पवार, इट वॉज विथ मिस्टर शरद पवार। सो वी फाइनलाइज्ड एवरीथिंग विथ मिस्टर शरद पवार। अभी ये सोच रही होगी कि ये कैमरे के सामने मिल जाता एंड सारी चीजें हमने फाइनल की। और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगा तो एनसीपी ने उसकी जो चिट्ठी दी वो चिट्ठी भी मैंने लिखी थी। आई ड्राफ्टेड द एंटायर लेटर और मैंने वो लेटर
उनके थ्रू भिजवाया। तो सारी चीजें हमारी करीब करीब फाइनल हो गई थी, क्योंकि शिवसेना वॉज एडमेंट, दे वर नॉट रेडी टू इवन टॉक। वो बिल्कुल बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे। और हम लोगों को ध्यान में आ गया था, क्योंकि एनसीपी ने हमको ये बता दिया था कि शिवसेना पहले दिन से हमसे बात कर रही है और हमारा आपके साथ वो प्रीपोल अलायंस में थी, लेकिन उस समय टैसिट अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ था। मुनगंटीवार थे, विनोद तावड़े थे, एकनाथ खड़से भी थे, लेकिन मोदी जी ने आपको चुना। मुझे लगता है ज्यादा ये चयन करने में उन्होंने वक्त भी नहीं गवाया। तो ऐसा क्या आपका रैपो था मोदी जी के साथ में कि आप इन सारे दिग्गजों के सामने युवा थे? आप प्रदेश के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन आप युवा थे। ये रैपो आपका कैसे बना? कब हुई थी आपकी पहली मुलाकात? और क्यों मोदी जी ने आपको चुना? कैसे है आपकी ये इक्वेशन उनके साथ में? देखिए, मोदी जी से परिचय तो मेरा था, लेकिन इतनी घनिष्ठता बिल्कुल नहीं थी। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा था। जब लोकसभा का चुनाव आया, उस समय मैंने एक पूरा प्रदेश का प्लानिंग किया था, और किस प्रकार से हम सीटें लड़े, बूथ तक हम कैसी रचना करें। और करीब 8-9 महीने लगातार पीछे लगकर मैंने नीचे तक और शिवसेना की सीटों पर भी मैंने पूरा संगठन उस समय खड़ा किया था, और उसका एक प्रेजेंटेशन भी मैंने मोदी जी को दिया था। उसके बाद जिस समय ये सारी चीजें चल रही थी, तो मैंने करीब महाराष्ट्र का एक सर्वे करके एक पिक्चर महाराष्ट्र का तैयार किया। उस समय पार्टी में नितिन जी का मानना यह था कि, और सभी का था हमारा, कि शिवसेना जिस प्रकार से बर्ताव करती है, तो इसके साथ हमने नहीं जाना चाहिए। ये 2014 में हम लोगों के मन में उस समय था कि ये बुरा बर्ताव करते अपने साथ, ठीक नहीं है। और नितिन जी के मन में यह था कि हम लोग एनसीपी के साथ जाए चुनाव में, और हम शिवसेना को छोड़ दें। तो करीब उनकी बातचीत हुई, उसमें राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने राजनाथ सिंह जी से बातचीत की, और फिर ये सारी बातचीत मोदी जी से भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरा मानना यह था कि मैंने जो सर्वे किया था, उसमें मुझे ध्यान में आ रहा था कि मोदी जी की वेव है, एक बहुत बड़ी वेव है। और उस समय एनसीपी की जो इमेज थी, ये इमेज ठीक नहीं थी। तो मैंने मोदी जी को कहा, मैंने उनका समय मांगा। मैं अहमदाबाद गया, मैंने मोदी जी को पूरा सर्वे दिखाया, और मैंने कहा कि अभी का जो चुनाव हो रहा है आपके नाम पर हो रहा है, और आपकी इमेज ये बहुत लोगों के मन में अलग इमेज है। हम वन साइड जीत कर आएंगे, हम 40-42 सीटें महाराष्ट्र में चुनकर आ रहे हैं। ऐसे समय हमने एनसीपी को साथ में लेना, ये आपकी इमेज को डेंट करेगा। मोदी जी ने मुझसे वो सर्वे जो है वो रख लिया। उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन बाद आपको वापस बुलाता हूँ। 2-3 दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, फिर मैं मुंबई जाने वाला हूँ, मेरे साथ मुंबई चलो। और हम लोगों ने फिर वापस में गया, 2 घंटे हमारी चर्चा हुई, फिर हम मुंबई गए। और मुंबई में पहुंचने के बाद वहां से उन्होंने नितिन जी को और राजनाथ जी को फोन लगाकर कहा कि देवेंद्र जो कह रहे हैं वो मुझे ठीक लगता है, इस समय हम लोग सेना के साथ का अलायंस ये करे, क्योंकि एनसीपी के साथ जाने से हम लोगों ने जो एक इनके खिलाफ जो वातावरण तैयार किया है महाराष्ट्र में, तो उसको डेंट होगा और लोगों को भी वो पसंद नहीं आएगा। और उसके बाद वो निर्णय, बाद में नितिन जी से, राजनाथ जी से मेरी चर्चा हुई। उनका मानना यह था कि भाई देखो, ये शिवसेना के साथ ज्यादा सीटें भी नहीं आएगी, और ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे हमारे साथ रहकर, ये रोज हमको गाली देते रहेंगे, तो हम लोगों ने विचार करना चाहिए। पर मैं बहुत फर्म था। और उसके बाद पूरे चुनाव में, चुनाव का नियोजन भी मैंने किया सारा, मोदी जी के दौरे लगाने से तो सीट के बंटवारे तक सारी चीजें मैंने ठीक से प्लान की। और उस समय वो जो सारी चीजें मोदी जी ने देखी, तो मुझे एक लगता है कि उनके मन में एक विश्वास तैयार हुआ कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं, और महाराष्ट्र की ठीक से पहचान मुझे है। मैं महाराष्ट्र का जो मेरा प्लानिंग था वो बिल्कुल, और मैंने उनको जो 42 सीट्स दी थी, एग्जैक्ट वो सारी की सारी 42 सीट्स ये चुनकर आई। और मुझे लगता है कि उससे उनका एक विश्वास तैयार हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब
मुझे ये इंडिकेशन दिया गया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मैंने मेरी पत्नी को भी नहीं बताया। मतलब जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेरी नहीं हुई तब तक मैंने कभी भी ये बात जताई नहीं। लेकिन ये चुनाव से काफी पहले तय हो गया था कि चुनाव में मेजोरिटी आएगी तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुझे ये बता दिया गया था कि आप बनोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी दिन पहले ही मोदी जी ने निर्णय कर दिया था कि मैं जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा, और जो उनका ऑब्जर्वेशन था उस हिसाब से उन्होंने किया। ये बात आपने जो नाम आपने लिए सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनकी अपनी अपनी काबिलियत भी है, लेकिन उस समय मोदी जी को शायद ऐसा लगा कि मैं उस जगह पर ज्यादा ठीक रहूंगा, इसलिए उन्होंने निर्णय किया। देवेंद्र जी, अमृता फडणवीस आपकी पत्नी काफी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, और आमतौर पर महाराष्ट्र में हमें जो एक पॉलिटिकल कल्चर से हम आदि है, उसके उस पत्नी की इमेज से काफी अलग है। लेकिन उनकी ये अलग होना भी शायद कई लोगों को चुभता है, और कई बार आप दोनों को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, और कई बार ये काफी गंदा हो जाता है। ऐसे में क्या आपको कभी लगता है कि बस अब कहीं ना कहीं अब अमृता जी को बोल दे, जो फ्रीडम है, ये जो अलग होने का एक चॉइस आप दोनों ने शायद चुना है, तो ये कहीं ना कहीं रोक दे? क्या ये मोमेंट तक आप कभी आ जाते हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि कितना ट्रोलिंग करेंगे, जितना करना है कर ले। और मेरा अपना मानना ही होता है, मैं अमृता को इतना ही कहता हूं कि भाई देखो, तुमको जो करना है करो, लेकिन इतना समझ के करो कि ये सहन करना पड़ेगा। ये सहन करने की तुम में शक्ति है तो बिल्कुल करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो राजनीति में हम तो रोज ही पत्थर खाते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो गाली खाना और पत्थर खाने का हमको पूरा तजुर्बा है। तो पर मुझे लगता है कि वो भी उसको राइट स्पिरिट में लेती है। हाँ, कभी कभी मुझे उसको रोकना पड़ता है क्योंकि वो जवाब देती है। मैं उसको कहता हूँ ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, इनको जवाब देकर क्यों एनकरेज करे, क्योंकि वो फिर उस मामले में रिबेलियस है, वो कितना भी झगड़ सकती है ऐसे लोगों से, वो घबराती नहीं है। तो मैं उसको समझाता हूँ कि छोड़ दो, उनको करने दो, उनके करने से तुमने अपने मन से किया है, यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव डन, दैट इज इनफ। सो ऐसे लोगों को, ट्रोलर्स को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर दुख होता है कि आज भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में, लेकिन हमारे मन बहुत छोटे हैं। आज भी हम लोग, कोई स्त्री अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करती है, इसको हम सहन नहीं कर पाते, इसको हम पचा नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि एक सोसाइटी में ये भी बदलाव बहुत आवश्यक है, और ये जो छोटे छोटे मन है इसको भी धीरे धीरे बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक्चुअली सवाल तो मेरे पास कई सारे हैं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं बिल्कुल एंड पर आती हूँ। अभी थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप के राउंड है। सबसे पहले हम इस रैपिड फायर राउंड से आपके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज देवेंद्र फडणवीस? इसमें से आप एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, या चारों ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं। इज ही कूल, कॉशियस, श्रूड और ब्रिलियंटली क्लेवर? वो आपने हाथी की स्टोरी सुनी थी? 9 अंधे लोग और एक हाथी, जिसके हाथ में जो आया उसने कहा, जिसको पूंछ मिली उसने कहा पूंछ यानी हाथी है, जिसको पैर मिला उसने कहा पैर यानी हाथी। अपना ऐसा ही है, हम हाथी है। What was the toughest time as chief minister? Maratha आरक्षण, or when Uddhav Thackeray did not pick up your calls, when farmers' march reached Mumbai, or when Bhima Koregaon violence happened? Every time was tough. इसमें कौन सा ज्यादा टफ था ये तो इट्स डिफिकल्ट टू से, बट आई थिंक ये सारे, मतलब ये आप लोगों को दिख रहे ऐसे टफ चीजें हैं, इससे 100 चीजें और ऐसी है कि जो रोज हमारे सामने आती थी और जिसका मुकाबला करना पड़ता था। सुबह जब दिन शुरू होता था तो आज कौन सी चुनौती होगी, इसकी राह हम देखते थे। और मुझे लगता है कि ठीक है, ये सारी चुनौतियां आई, हमने उसका सामना भी किया, मुकाबला भी किया और सक्सेसफुल मुकाबला किया। As what would you prefer to go to the center as?
the finance minister, the law minister, or the party president? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को निभाने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, ये जरूर है कि फाइनेंस मेरा बहुत मेरे दिल के करीब है और मुझे उसमें बहुत रुचि भी है। और आपको पता है मैं बजट के ऊपर बोलता भी रहा हूँ, बजट पर मैंने किताब भी लिखी हुई है, बजट कैसा पढ़ना ये मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा रुचि है। बाकी जो काम मिले वो काम अच्छा है। तो ये कब होने वाला है? अभी एक एक्सपेंशन बाकी है। बिल्कुल नहीं होगा उसमें, क्यों होगा? आप क्यों मुझे भगाना चाहती है? या आपको किसने सुपारी दी मुझे महाराष्ट्र से दिल्ली भेजने की? तो महाराष्ट्र में आप 5 साल के बाद आने वाले हैं कि 5 साल के पहले कोई चांस है? देखिए, राजनीति में तो कल भी हो सकता है। मैंने सुबह जब शपथ ली आपको पता थोड़ी था। अब while we end, I would like you to come up with only one adjective, one word with which you can describe these people. What comes first to your mind when I say these names? Uddhav Thackeray. बड़ा कठिन है इनके लिए एक One word. एक्स फ्रेंड, Sharad Pawar. वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। Ajit Pawar. कभी हाँ कभी ना। Raj Thackeray. कुड बी फ्रेंड। Nitin Gadkari. इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। Devendra ji, thank you very much. It is, like always, this has also been a pleasure to speak to you. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.